आज की हमारी काउंसलिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर विजयराज श्रीवास्तव आज संगठनात्मक व्यवहार विषय पर अपनी बातें कहने के लिए आपके सम्मुख आया हूँ। जितने भी छात्र छात्राएं हैं, संगठन शब्द से पूर्व में परिचित होंगे। संगठन शब्द के प्रायः दो अभिप्राय लिए जाते हैं। पहला संज्ञात्मक रूप में कि संगठन कौन सा है, संगठन किस तरह का है, और दूसरा क्रियात्मक रूप में। संगठन का अर्थ है संगठित करना, संगठन को बनाना, रिसोर्सेस को, संसाधनों को संगठित करना। संगठन और समूह, टीम, ग्रुप, इस तरह के शब्द हम पहले सुनते चले आ रहे हैं और इस पर हमारी चर्चा भी होती रहती है। संगठन लोगों का समूह है, संगठन लोगों से बनता है, संगठन में मनुष्यों का संगठन होना आवश्यक है। संगठन दो या दो से अधिक लोगों का एक समूह है जिसमें कि लोग व्यक्तिगत या कॉमन इंटरेस्ट के लिए या सामान्य या एक दूसरे से मिलते जुलते लक्ष्यों के लिए आपस में जुड़ते हैं। संगठन एक विशाल व्यक्ति के रूप में कार्य करता है। कई बार एक मनुष्य अकेला कोई कार्य करता है, जैसे कोई व्यवसाय करता है या कोई विभाग हो या कोई बड़ा कार्य करना हो, एक अकेले व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है। एक अकेला व्यक्ति अगर यदि कोई व्यवसाय करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक शॉप खोल लेगा, लेकिन उस शॉप की जिम्मेदारियां, उस शॉप में सामान लाना, प्रोक्यूरमेंट करना, उसको सेलिंग करना, बेचना, कस्टमर से इंटरैक्ट करना, ग्राहकों से इंटरैक्ट करना, रख रखाव करना, इतने सारे मल्टीपल कार्यों को उसे अंजाम अकेले देना पड़ता है। प्लस उसकी शॉप के लिए वित्तीय प्रबंधन करना, रेवेन्यू जुटाना, इस तरह के तमाम कार्य वो व्यक्ति अकेले करता है। तो उसे लगता है कि मैं इस कार्य में कहीं न कहीं अकेले कमज़ोर पड़ रहा हूँ। इसके लिए वो किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेता है। हो सकता है वो कोई एक कर्मचारी अपने शॉप में रख ले और उससे कहे कि तुम काउंटर देखो, मैं बाकी चीज़ों को देखूंगा। तो यहीं से सहयोग लेने का सिलसिला शुरू हो जाता है और जो कर्मचारी वो रखेगा उसके बदले में उसे आर्थिक लाभ देगा, उसे वेतन दे सकता है या जो उनके बीच में शर्तें हों और उनके आधार पर उसको रख सकता है। तो हम देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति का कार्य अब बंटने लगा, उसे दो व्यक्तियों ने संभाला। हो सकता है शॉप बड़ी हो जाए, शॉप में बिक्री बहुत बढ़ने लगे तो काउंटर की साइज बढ़ानी पड़े, शॉप की ब्रांचेस खोलनी पड़े। तो इससे संकेत मिल रहा है कि लाभ मिल रहा है। जितना अधिक ब्रांचिंग होगा, ब्रांचेस होंगे, काउंटर्स बड़े होंगे, ये दिखाता है कि शॉप का जो मालिक है, विक्रय करता है, जो दुकान का मालिक है, उसको लाभ हो रहा है। तो अपने लाभ को बढ़ाने के लिए वो शाखाएं खोल सकता है दुकान की और सारे काउंटर्स खोल सकता है। लेकिन अब अकेले उसके लिए संभव नहीं होगा कि वो सभी काउंटर्स पे जाके कार्य करे। एक काउंटर वो कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी देखभाल प्रत्यक्ष रूप से, भौतिक रूप से उपस्थित होकर के कर सकता है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि शहर में अगर उसने 5 शाखाएं अपने दुकान की खोल ली हैं तो पांचों जगहों पर वो एक साथ अपना जो व्यावसायिक कार्य है उसको प्रतिपादित करे। यहाँ पे आवश्यक हो जाता है कि अब वो अपने साथ लोगों का सहयोग लेना शुरू करे, एक जुड़ना शुरू करे, एक टीम बनाए, एक ग्रुप बनाए, सभी दुकानों पर लोगों का चयन करे, उनको उनको वेतन दे, उनको नियोजन दे, उनका एम्प्लॉयमेंट दे, उनको उनका काम बताए और सब के सब मिल करके काम करें और इस तरह से एक सामूहिक प्रयास होगा जो कि व्यवसायी को लाभ देगा। तो कई बार हमें बहुत बड़े काम करने पड़ते हैं या हमारे काम का स्वरूप बड़ा होता है, हमारे व्यवसाय का स्वरूप बड़ा होता है, हमारे लक्ष्य का स्वरूप बड़ा होता है, जो अकेले हासिल नहीं किया जा सकता। कल्पना करिए जैसे भारतीय रेल है। क्या भारतीय रेल कोई अकेला व्यक्ति संचालित कर सकता है? नहीं कर सकता। रेल मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है, उसका प्रबंधन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और बहुत सारे कर्मचारी हैं जिसमें
टेक्निकल वर्कर्स हैं, नॉन टेक्निकल वर्कर्स हैं, स्किल्ड हैं, दक्ष लोग हैं, अनेकों अनेक लोग कार्य कर रहे हैं। तो हम देखते हैं रेलवे एक विशाल संगठन है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम जो बसें चलाता है, ये भी एक संगठन है और ये दिन भर यात्री सेवाओं को संपादित करते हैं। लेकिन क्या ये अकेले किसी एक व्यक्ति के द्वारा संभव है कि पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे राज्य में या किसी भी राज्य में जहाँ पर एसआरटीसी की बसें चल रही हैं, निगम की बसें चल रही हैं, क्या उनको अकेले चलाया जा सकता है? नहीं चलाया जा सकता है। तो एक संगठन की आवश्यकता पड़ती है। संगठन का मतलब है कि एक समान लक्ष्य के लिए बहुत सारे लोग या एक से अधिक लोग या कम से कम 2 लोग मिलकर के कार्य करते हैं। ऐसी संरचना को संगठन कहते हैं। संगठन लोगों से मिलकर के बनता है और संगठन एक व्यवस्थित रूप में होता है, परिभाषित रूप में होता है, फॉर्मल रूप में होता है। हम आज जिस संगठन की बात कर रहे हैं, वो एक परिभाषित, व्यवस्थित और औपचारिक संगठन की हम बात कर रहे हैं। औपचारिक संगठन का अर्थ है कि वैधानिक रूप से उस संगठन का जन्म हुआ हो, उस संगठन का पंजीकरण हुआ हो और वो वैधानिक कार्यों में लिप्त हो, उसको वैधानिक तरीके से अनुमति मिली हो, उसका रजिस्ट्रेशन मिला हो, उसको लाइसेंस मिला हो अपने कार्यों को करने का। इसी प्रकार से हम देखते हैं व्यावसायिक संगठनों में, जैसे टाटा ग्रुप है, बिरला ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, इन्फोसिस है। इस तरह के तमाम व्यावसायिक संगठन हैं जो कि व्यावसायिक गतिविधियों में का संचालन करते हैं और इनका उद्देश्य अपने संगठन के लिए लाभ अर्जित करना, लंबे समय तक उसको मूल्यवान बनाए रखना, बाजार में उसके उत्पादों की मांग को बनाए रखना, अपनी मार्केट वैल्यू मेंटेन रखना और दीर्घकालिक लाभों पर ये लोग काम करते हैं। तो एक संगठन बनाने के लिए, चाहे वो व्यावसायिक संगठन हो, गैर व्यावसायिक संगठन हो, सरकारी संगठन हो, गैर सरकारी संगठन हो, अर्ध सरकारी संगठन हो, उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन संगठन में जितने लोग होते हैं, किसी एक व्यक्ति पर्टिकुलर संगठन में जितने भी लोग होंगे, उनका एक ही उद्देश्य होगा और वही उद्देश्य उनके संगठन का उद्देश्य होगा। तो एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए, कॉमन गोल के लिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए एक से अधिक लोग आपस में जुड़ते हैं और एक कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए, कॉमन लक्ष्य को, एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एक जैसे मिलते जुलते लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित होकर के कार्य करते हैं। तो एक संगठन फिर एक विशालकाय व्यक्तित्व के रूप में दिखाई देता है। जैसे हम एक शब्द में कहते हैं कि रेलवे ने ये किया, रेलवे ने वो किया, इन्फोसिस ने इतना मुनाफा किया, इन्फोसिस ने अच्छा काम किया, इन्फोसिस ने रोजगार दिया। तो जब हम इन्फोसिस ये नाम लेते हैं, ये शीर्षक हम इन्फोसिस एक संगठन को देते हैं, तो हमारे समक्ष उनके कर्मचारी नहीं होते, हमारे समक्ष उनके प्रबंधक नहीं होते, हमारे समक्ष इन्फोसिस एक इकाई के रूप में दृष्टिगत होता है। तो संगठन एक मनुष्य, एक सिंगल मनुष्य के रूप में दिखाई देता है, सिंगल व्यक्ति के रूप में, अकेले व्यक्ति के रूप में दृष्टिगत होता है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि संगठन लोगों से मिलकर के बना है और लोग ही संगठन चलाते हैं, लोग ही संगठन के लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लोग ही संगठन की नीतियां बनाते हैं। संगठन में जो लोग जुड़े होते हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारियां मिली होती हैं। जैसे संगठन में प्रबंधन तंत्र होता है, निदेशक तत्व होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं और सीईओज होते हैं, टॉप लेवल के, टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उच्च प्रबंधन के लोग होते हैं, मध्यम प्रबंधन के लोग होते हैं और निचले स्तर के प्रबंधन के लोग होते हैं, फिर कर्मचारी गण होते हैं। तो इस तरह से संगठन एक, ये उसकी आंतरिक रचना है। और एक संगठन की बाहरी दुनिया भी होती है। उस संगठन अपनी आंतरिक रचना के प्रति जवाबदेह होता है और अपने बाहरी वातावरण के प्रति भी जवाबदेह होता है। तो संगठन अपने लोगों के लिए, अपने प्रबंधन के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए भी आंसरेबल है। और जो बाहरी दुनिया है, बाहरी वातावरण है, जिसमें कि राजनीतिक वातावरण आता है, आर्थिक वातावरण आता है, प्राकृतिक वातावरण आता है, भौतिक भौगोलिक वातावरण आता है। इस तरह से अनेक वातावरण आते हैं जिनके प्रति संगठन को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। तो जो संगठन के बाहरी तत्व हैं, बाहरी कारक हैं, बाहरी पर्यावरण है, उसके प्रति भी संगठन उत्तरदायित्व होता है और संगठन का उत्तरदायित्व अपने प्रति भी होता है।
लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूँगा आप लोगों से कि संगठन का अर्थ है लोगों से बना समूह, कम से कम 2 लोग या अधिक से अधिक लोगों से बना समूह जो एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। तो संगठन में और भी कई सारी विशेषताएं भी होती हैं, जैसे संगठन डायनामिक होता है, संगठन गत्यात्मक होता है। संगठन के गत्यात्मक होने का अर्थ है कि संगठन निरंतर गतिशील रहता है, उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। ये परिवर्तन आंतरिक वजहों से भी हो सकते हैं और बाहरी कारकों की वजह से भी हो सकते हैं। और बाहरी कारकों के जो प्रभाव पड़ते हैं, जो आंतरिक कारकों के जो प्रभाव पड़ते हैं, उनके चलते संगठन को अपनी प्रतिक्रियाएं देनी होती हैं, अपना अस्तित्व बनाए रखना होता है। तो इन कारकों को प्रतिक्रियाएं देने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संगठन लगातार परिवर्तनशील होता है। समय समय पर संगठन में आवश्यक परिवर्तन समय को देख करके संगठन के सर्वाइवल के लिए करने पड़ते हैं। इसीलिए संगठन को गत्यात्मक कहा जाता है। तो पहली बात जो संगठन के विषय में हमारी समझ में आ रही है, जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, वो ये है कि संगठन व्यक्तियों का समूह है। संगठन कोई भवन, जैसे हम देखते हैं रेल भवन, तो रेल भवन को देख के हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये एक संगठन ये है। जो व्यक्तियों का, जो व्यक्ति रेल संगठन में, रेल मंत्रालय में कार्य कर रहे हैं, टॉप से बॉटम की तरफ, वो तमाम सारे लोगों का जो समूह है वो संगठन को बनाता है। तो संगठन कोई एक भवन नहीं है, संगठन कोई कार्य नीतियां नहीं है, संगठन लोगों का समूह है। और लोग ही जो जिम्मेदार लोग हैं संगठन में, उनको एक जिम्मेदारी दी गई है। इसको हम संगठन का ढांचा कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसमें तमाम लोग एक दूसरे से किस तरह से संबंधित हैं, कौन किसको कमांड देगा, किसके साथ संवाद का क्या नियम होगा, किसको क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं, कार्य करने के लिए क्या अथॉरिटी दी गई है, इस तरह के रिलेशंस स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। अलग अलग संगठनों के स्ट्रक्चर्स, जो ढांचा है, वो अलग अलग हो सकता है। किसी संगठन का ढांचा कैसा हो, ये निर्भर करता है कि संगठन क्या कार्य करता है, संगठन की प्रकृति, संगठन द्वारा किए जाने वाला कार्य, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि संगठन का ढांचा किस प्रकार का होगा। तो ये अभी जो हमने बातें की, ये संगठन को लेकर के थी और ये संगठन के अर्थ को विस्तारित करती है। संगठन में हम देखते हैं कि लोग जुड़ते भी रहते हैं और लोग संगठन से जाते भी रहते हैं। तो लोगों का आना और जाना संगठन में चलता रहता है। लेकिन संगठन की अपनी नीतियां होती हैं, संगठन का अपना एक लक्ष्य होता है, संगठन के अपने एक उद्देश्य होते हैं। अपने लक्ष्य को, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए जो अलग अलग उद्देश्यों में, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स में संगठन को समय समय पर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पर काम करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट टर्म में होते हैं और जो लक्ष्य है वो दीर्घ अवधि में हासिल किया जाता है। तो दीर्घ अवधि के जो लक्ष्य हैं वो उच्च प्रबंधन की ओर से, उच्च स्तर की ओर से आते हैं। संगठन, संगठनात्मक व्यवहार की जहाँ तक बात की जाए, तो एक संगठन का बिहेवियर कैसा हो या कैसा होता है, जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि संगठन में जो लोग हैं उनका व्यवहार, उनका कलेक्टिव बिहेवियर, उनका सामूहिक व्यवहार पूरे संगठन के व्यवहार पर असर करता है। एक संगठन का कार्य है कि वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निश्चित की गई जो कार्य संचालन है, निश्चित की गई जो पॉलिसीज हैं, निश्चित की गई जो स्ट्रेटजीज हैं, उनको फॉलो करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करें। लेकिन कई बार ऐसा हम देखते हैं कि सभी संगठनों के लिए ऐसी स्थिति नहीं होती। बहुत सारे संगठन ऐसे होते हैं जो आगे चल के अपने लक्ष्य को हासिल करने में कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत सारे संगठन ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को बहुत ही समय से, बहुत ही मजबूती से और सकारात्मक तरीके से हासिल करते रहते हैं। तो जब हम दोनों में फर्क देखते हैं तो ये देखते हैं कि संगठनात्मक व्यवहार
अलग अलग है। संगठन के लोग अपने लक्ष्यों के प्रति किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, क्या सोच रखते हैं, उनकी खुद की सोच कैसी है, उनका खुद का व्यवहार एक दूसरे से कैसा है, समूह के रूप में कार्य करने का उनका व्यवहार कैसा है, ये मायने रखता है। तो जो संगठन के लोग हैं, उनका व्यवहार संगठन के व्यवहार पर असर डालता है। 1980 के दशक तक ऐसा देखा गया कि संगठनात्मक व्यवहार पर ज़्यादा चर्चा नहीं की गई। संगठन में जो लोग हैं, उनकी टेक्निकल एबिलिटी, उनकी परफॉर्मेंस, इसी पर बात ज़्यादा की जाती थी। लेकिन 80 के दशक के बाद ऐसा महसूस किया जाने लगा कि संगठनात्मक व्यवहार पर चर्चा की जाए। संगठनात्मक व्यवहार कहीं न कहीं एक रोल प्ले कर रहा है, भूमिका निभा रहा है संगठन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, संगठन को एक दिशा देने के लिए, संगठन के लक्ष्यों को गुणात्मक रूप से गुणवत्ता के साथ हासिल करने के लिए संगठन का व्यवहार का अध्ययन जरूरी हो जाता है। तो संगठनात्मक व्यवहार पर फिर फोकस किया जाने लगा। लोगों ने कई धारणाएं बताई और कई तरीके से इसके अध्ययन किए गए, और संगठन के अध्ययन में फिर कई मॉडल्स सामने आए जो संगठनात्मक व्यवहार को तय करते हैं। तो संगठनात्मक व्यवहार को तय करने वाले कई सारे मॉडल्स हमारे सामने चर्चा के लिए हैं, जिन पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ये मॉडल संगठनात्मक व्यवहार के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि एक संगठन अलग अलग तरह का व्यवहार करता है अलग अलग तरह के मॉडल्स में। जैसे एक मॉडल जिस पर चर्चा की गई शुरुआत में, इस पर काफ़ी इसको देखा गया, निरंकुश मॉडल, ऑटोक्रेटिक मॉडल जिसको कहा जाता है। तो ऑटोक्रेटिक मॉडल में हम देखते हैं कि दो पक्ष होते हैं, एक कर्मचारी संगठन में होते हैं और नीतियां बनाने वाले लोग होते हैं। निरंकुश मॉडल जो है वो अथॉरिटी और पावर, ये दो पे फोकस करता है। जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है, वो अपने निचले जो मातहत उनके काम कर रहे हैं संगठन में लोग, उनको निर्देशित करते हैं, कार्य निर्देशित करते हैं, और एक तरह से ये दो ध्रुव की तरह हो जाते हैं। और एक तालमेल का कहीं न कहीं वास्तविक रूप में इस मॉडल में अभाव दिखता है। जो नीतियां बनाने वाले लोग हैं, प्रभावशाली संगठन के लोग हैं, वो अपने निचले जो लेवल के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे वो डिफर करते हैं, वो उनको केवल निर्देश देते हैं। तो एक तरह से संवादहीनता की स्थिति होती है, और ये होता है कि जो नीचे कर्मचारी हैं, उनके लाभ, उनके इंटरेस्ट उतनी तरीके से संबोधित नहीं हो पाते हैं जिस तरह से होना चाहिए, तो उनके व्यवहार में फर्क आता है। तो ये मॉडल की भी एक सीमाएं हैं जो संगठन को विस्तार देने में, सफलता देने में कहीं न कहीं सीमित हो जाता है। इस मॉडल से थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करते हुए एक संगठनात्मक व्यवहार का दूसरा मॉडल है, जिसको कस्टोडियल मॉडल कहा गया, अभिरक्षा मॉडल कहा गया। आप में से कई विद्यार्थियों ने इस मॉडल के बारे में पढ़ा भी होगा। अभिरक्षा मॉडल में एक तरह से वेलफेयर आता है। जो ऊपर के लोग हैं संगठन में, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो कर्मचारियों को एक कस्टोडियल की तरह से लेते हैं, उनके वेलफेयर के लिए भी आगे आते हैं। जैसे संगठनों में शिशुओं के लिए क्रेच बनाने शुरू हुए। जो महिलाएं जिनको बच्चे छोटे हैं, वो कार्यावधि के दौरान अपने बच्चों को क्रेच में रख सकती हैं, बीच में उनकी देखभाल भी कुछ देर के लिए कर सकती हैं, फिर अपने काम पर वो अपना कार्य संपादित कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं दी जाने लगी, और भी वित्तीय और नॉन अवित्तीय सुविधाएं भी उनकी बढ़ाई गई। तो एक तरीके से ये दिखाया गया कि जो प्रबंधन है, या जो ऊपर के लोग हैं, या नीतियां बनाने वाले लोग हैं संगठन के, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो अपने कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हैं।
तो ऐसा होने से कर्मचारियों में एक विश्वास बढ़ता है कि हाँ, यहाँ हमारे हित सुरक्षित हैं, इस संगठन को छोड़ करके हमें नहीं जाना है। और इस असुरक्षा के कारण संगठन के कार्य में उनकी जो बाधाएं आ रही थी वो दूर हो जाती हैं और संगठन और बेहतरी से कार्य करने लगता है। तो अभिरक्षा मॉडल के बाद फिर एक सपोर्टिव मॉडल आता है। सपोर्टिव मॉडल थोड़ा सा अभिरक्षा मॉडल से आगे बढ़ करके चलता है। सपोर्टिव मॉडल में संगठन के लोग, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो केवल कस्टोडियल मॉडल पे ही काम नहीं करते, उससे 2 कदम आगे बढ़ते हैं। वो दर्शाते हैं कि हम आपके साथ हैं। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया जाता है। एक मेल-जोल बढ़ाई जाती है। ऊपर जो प्रबंधन के लोग हैं, जो नीति बनाने वाले लोग हैं, जो अपने कर्मचारियों के लिए काम करने वाले, को निर्देशित करने वाले लोग हैं, वो उनके साथ एक तरह से खड़े होते हैं, सपोर्ट में खड़े होते हैं और एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण होता है। एक दूसरे के बीच संवाद भी होता है। एक दूसरे की बातें, जहाँ तक कहीं कोई शिकायत है, किसी तरह का कोई मतभेद है, तो उसको समझने की कोशिश की जाती है और उसका निराकरण किया जाता है। तो ये मॉडल जो संगठन का है, ये इसमें हम देखते हैं कि जो संगठनात्मक व्यवहार है, उसमें और बेहतरी में वृद्धि होती है इस मॉडल में, क्योंकि लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। लोगों के मन में जो नेगेटिव बातें हैं अपने ऊपर के लोगों को लेकर के, वो कम होती हैं। तो मेल जोल से ऐसा होता है। तो अभिरक्षा मॉडल आपने देखा, उसके बाद आपने, उसके पहले आपने ऑटोक्रेटिक मॉडल को समझा, फिर कस्टोडियल मॉडल को समझा, फिर सपोर्टिव मॉडल को समझा। और सपोर्टिव मॉडल में एक बात और आपसे चर्चा करूं कि कहीं न कहीं कर्मचारियों के लिए जो प्रबंध तंत्र है, वो खड़ा दिखाई देता है और वो कोशिश करता है कि कैसे हम इस संबंध को बेहतर बनाएं और कैसे हम उनको और कितना बेहतर तरीके से लेकर के चलें। इसके बाद जो अगला मॉडल है, उसमें टीम वर्क की बात की जाती है। टीम वर्क का अर्थ है कि जो प्रमुख हैं, जो कर्मचारी हैं और जो उनके ऊपर के लोग हैं, उसमें जो नेतृत्व करता है, जो कोच है, वो जो टीम का मैनेजर है, वो एक कोच की तरह से काम करता है। और सारे लोग जो उनको लक्ष्य दिए जाते हैं, कार्य करने के लक्ष्य दिए जाते हैं, उस लक्ष्य के लिए सभी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं कि इसको कैसे अचीव किया जा सकता है। इसको जो हमारी सेट गाइडलाइन है, उसमें थोड़ा फेर-बदल करके इसको और हम कैसे अच्छे से हासिल कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति की राय उसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। तो टीम वर्क के रूप में कार्य करने का एक मॉडल डेवलप किया गया। टीम और समूह में थोड़ा-सा अंतर होता है। टीम एक पर्टिकुलर लक्ष्य को लेकर के काम करती और टीम में नंबर ऑफ मेंबर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। टीम में हर एक मेंबर का कार्य बटा होता है कि उसको ये कार्य करना है, उसको ये कार्य करना है। जैसे मैं क्रिकेट टीम का अगर उदाहरण लूँ, अगर क्रिकेट टीम का उदाहरण लेता हूँ, तो विकेट कीपर का काम बटा हुआ है, बॉलर का काम बटा हुआ है, बैट्समैन का काम बटा हुआ है, फाइन लेग पर फील्डिंग कौन करेगा, बाउंड्री पे फील्डिंग कौन करेगा, स्पिन कराने का एक्सपर्ट कौन है। एक एक व्यक्ति अपनी विशेषताओं के कारण अपनी स्थिति में है। समूह इससे थोड़ा सा भिन्न होता है। तो एक टास्क मिलता है टीम को, और टीम को जब टास्क मिलता है तो टीम पूरे एकजुट होकर के उस टास्क को लेकर के काम करती है। तो ऐसा इस मॉडल में, टीम वर्क में, जो कोच है वो मैनेजर हैं और जो टीम मेंबर्स हैं वो वर्कर्स हैं। आज जो टीम वर्क करते हैं और डिफरेंट टीम्स भी बनती हैं, डिफरेंट टीम्स के बीच में आपस में प्रतियोगिताएं भी होती हैं। तो इससे एक बेहतर माहौल बनता है, बेहतर वातावरण बनता है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने की दिशा में काम कर रहे होते हैं। तो ये मॉडल्स के साथ में हम चर्चा कर रहे हैं संगठनात्मक व्यवहार की। संगठनात्मक व्यवहार कहीं न कहीं उनके लोगों का व्यवहार है।
उनके लोगों का व्यवहार संगठन पर, संगठन के कार्यों पर, संगठन के लक्ष्य हासिल करने के तौर तरीके पर, संगठन की कार्यों की गुणवत्ता पर, उनकी उत्पादकता पर, संगठन की प्रभावशीलता पर असर डालता है। संगठनात्मक व्यवहार का अध्ययन क्यों किया जाए, ये एक बड़ा प्रश्न आपके सामने आ रहा होगा कि संगठन को तो हम समझ रहे हैं, किंतु संगठनात्मक व्यवहार का अध्ययन का महत्व क्या है। संगठनात्मक व्यवहार का अध्ययन करके जो भी संगठन है, जिस संगठन की हम बात करते हैं, जिस संगठन को हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं, उस संगठन को हम दृष्टिगत रखते हुए ये देख सकते हैं कि हमारे इस संगठन को अच्छा कार्य करने के लिए, प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए, रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिए, या ये कहिए कि दक्षता के साथ कार्य करने के लिए किस प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता है लोगों द्वारा। पहली बात तो ये हुई। और दूसरी बात, जो हमारा वर्तमान का संगठन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें लोगों के व्यवहार का स्तर क्या है। क्या उन लोगों के व्यवहार का स्तर वही है जो कि वांछित है लक्ष्य को हासिल करने। यदि दो स्थितियां हो सकती हैं कि लोगों का, यानी कि संगठन में जो लोग हैं उनका सामूहिक व्यवहार वास्तव में वैसा ही है जैसा कि होना चाहिए किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो ये एक आदर्श स्थिति होती है, ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। और जो प्रबंधक हैं या और लोग हैं, वो इस स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करते हैं कि ये स्थिति हमेशा बनी रहे और लोगों की उत्पादकता वांछित तरीके से वैसी ही मिले। और संगठनात्मक व्यवहार को लेकर के दूसरी स्थिति आ सकती है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, संगठन के किसी टारगेट को हासिल करने के लिए संगठनात्मक व्यवहार वास्तव में जैसा होना चाहिए वैसा दिख नहीं रहा है। लोगों का बिहेवियर, ग्रुप रिस्पॉन्स वैसा दिख नहीं रहा है। उसमें कई सारी बातें ऐसी आ रही हैं जो कहीं ना कहीं वहां तक, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ठीक नहीं है। तो उनको समझते हुए फिर उसमें क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के प्रयास किए जा सकते हैं और संगठनात्मक व्यवहार को और बेहतर बना के लक्ष्य को हासिल करने के लायक बनाया जा सकता है। एक संगठन के तौर पे संगठन के लोगों का व्यवहार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि हम लोग इस चर्चा से समझ पा रहे हैं। क्योंकि संगठन की सफलता, संगठन की असफलता, संगठन का दीर्घकालिक रूप से अस्तित्व में बने रहना, संगठन की ग्रोथ, संगठन की वृद्धि, ये सारी बातें इस बात पे निर्भर करती हैं कि उस संगठन का व्यवहार कैसा है, उस संगठन का व्यवहार अपने प्रति कैसा है, उस संगठन का व्यवहार बाहरी पर्यावरण के प्रति कैसा है। दोनों के प्रति उसका व्यवहार अनुकूल होना चाहिए। तो संगठन का व्यवहार कहीं न कहीं निर्धारित होता है लोगों के व्यवहार से, और लोगों का जो बिहेवियर है वो उनके व्यक्तिगत बिहेवियर पर निर्भर होता है। जैसे मैं, आप या ढेर सारे लोग, हम जो भी व्यवहार करते हैं, हमारा जो भी बिहेवियर होता है वो हमारा व्यक्तिगत बिहेवियर होता है, और हमारे व्यक्तिगत बिहेवियर का प्रभाव हमारे संगठन पर पड़ता है। फिर हमारे जो व्यवहार हैं उनका अगर हम संचय करें तो हम देखते हैं कि वो हमारे संगठन का व्यवहार बनता है। तो कहीं न कहीं हमारा व्यक्तिगत जो व्यवहार है वो हमारे संगठन का व्यवहार निर्धारित करता है। संगठन में कार्य करने के अपने दिशा निर्देश होते हैं। संगठन में जो लोग होते हैं वो उन दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वो अपने संगठन को अपनी उत्पादकता प्रदान करते हैं। और हर एक व्यक्ति संगठन का एक इकाई है, और हर एक इकाई की उत्पादकता से ही संगठन की कुल उत्पादकता बनती है। यानी कि यदि एक व्यक्ति की उत्पादकता गिरती है, एक व्यक्ति की प्रभावशीलता गिरती है, तो कहीं न कहीं संगठन की प्रभावशीलता या उत्पादकता गिरती है। तो जो लोग संगठन में जुड़े हैं, यदि उनका संगठन विस्तार नहीं करेगा, यदि उनका संगठन ग्रोथ नहीं करेगा, तो उनकी व्यक्तिगत ग्रोथ पर भी, उनकी पर्सनल ग्रोथ पर भी असर आएगा। तो हमारे जो इंडिविजुअल्स
ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संगठन में जुड़े होते हैं, उनका लाभ, उनके इंटरेस्ट, उनकी ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ और डेवलपमेंट से जुड़ा होता है। इसीलिए जो तमाम सारे लोग किसी संगठन में जुड़े होते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो अपना व्यवहार संगठन में संगठनात्मक व्यवहार के अनुकूल रखें और उसी दिशा में कार्य करें, सकारात्मक रूप से कार्य करें। तो संगठनात्मक व्यवहार को व्यक्तिगत व्यवहार कहीं न कहीं निर्धारित कर रहा है। अब हम संगठनात्मक व्यवहार से थोड़ा सा आगे चलते हुए व्यक्तिगत व्यवहार पर बात करेंगे। हमेशा संगठन में प्रयोग किए जाते रहे हैं बड़े बड़े संगठन, जिनमें कि बहुत सारा निवेश होता है, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं और उनको एक निर्धारित समय सीमा के अंदर, निर्धारित संसाधनों के अंदर, निर्धारित वातावरण के अंदर अपने कार्य को संपादित करके अपने लक्ष्य को हासिल करना होता है। उसमें उनके डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, उनके ईयरली ऑपरेशंस होते हैं और लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस होते हैं। डे टू डे ऑपरेशंस, मिड टर्म ऑपरेशंस और लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस ये लगातार संगठन के लिए निरंतर जरूरी है। संगठन में अनेक सारे कार्य संपादित होते हैं, जैसे वित्तीय प्रबंधन, विपणन प्रबंधन, संचालन, उत्पादन और गुणवत्ता प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन। इस तरह के अनेकों कार्य, अनेकों फंक्शंस हर समय संपादित होते रहते हैं और ये सभी जो हैं, जो संगठन के लोग हैं, उन्हीं के द्वारा ये तमाम सारे कार्य संपादित होते हैं। तो संगठन एक व्यक्ति के रूप में कार्य करता है। संगठन के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा एक बार फिर से रिपीट कर लें, क्या क्या बातें आज हमने जानी। संगठन एक व्यक्ति के रूप में कार्य करता है। संगठन का अपना एक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। संगठन डायनामिक होता है। संगठन अपने आंतरिक और बाह्य वातावरण के प्रति जिम्मेदार होता है। जो संगठन के लोग हैं वो संगठन का निर्माण करते हैं। संगठन एक व्यक्ति से नहीं बनता है। संगठन दो या दो से अधिक लोगों से मिलकर के बनता है। संगठन में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, एक समूह के रूप में कार्य करते हैं। संगठन एक सामूहिक व्यक्ति है और ये तमाम सारे लोग जो संगठन में जुड़ते हैं उनके समान लक्ष्य होते हैं। एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगठन में लोग जुड़ते हैं और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपने अपने संसाधन के अनुसार, अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार अपने जो उनको कार्य दिए जाते हैं उनको दक्षता के साथ संपादित करते हैं और संपादित करते हुए जो संगठन है एक विशाल कार्य को संपादित करता है और अपने लक्ष्य को हासिल करता है। यहाँ तक हमने संगठन के बारे में जाना। फिर संगठनात्मक व्यवहार की बात आती है। तो एक संगठन का जो बिहेवियर है, जो उसका रिस्पांस है बाहरी कारकों के प्रति, आंतरिक कारकों के प्रति, वो उसके लोगों का ही व्यवहार का सामूहिक परिणाम है। जो संगठन के लोग हैं उनका जो बिहेवियर है वो संगठन के व्यवहार को रूप देते हैं, आकार देते हैं। उन्हीं के व्यवहार से बनता है संगठनात्मक व्यवहार। वो किस तरह से कार्य करते हैं, किस तरह से चीज़ों को लेते हैं, किस तरह से चीज़ों के बारे में सोचते हैं, किस तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, किस तरह से समयबद्धता के साथ कार्य करते हैं, कितनी कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, इस तरह की तमाम सारी बातें। तो जो संगठन का व्यवहार है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति, जो संगठन में जुड़ा व्यक्ति है, उसके व्यवहार से प्रभावित हो रहा है। तो अब दूसरी इकाई में हम व्यक्तिगत व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत व्यवहार, जो संगठन में जुड़े व्यक्ति हैं उनका व्यवहार संगठन के व्यवहार को प्रभावित करता है। कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो उनका व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार संगठन के व्यवहार के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए लोगों के बिहेवियर को, व्यक्तिगत व्यवहार को भी समझना जरूरी है। एक व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, कैसे बिहेवियर करता है,
किस तरह से बिहेवियर संगठन में करता है और उसके बिहेवियर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इन पर हम अब जो अगली यूनिट है उस पर चर्चा करेंगे। एक इंसान जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसके सामने चुनौतियां आती जाती हैं, उसको सीखने को मिलता है, उसका खुद का जीवन है और खुद के जीवन में वो बहुत सी जगहों से सीखता है। सबसे पहले जब एक इंसान बच्चा होता है तो वो अपने माँ बाप पर आश्रित होता है या उसको पालने वाले जो लोग हैं, उसका पालन पोषण करने वाले लोग हैं, उन पर आश्रित होता है और वो उन पर आश्रित होते हुए उनके द्वारा दी गई शिक्षा को ग्रहण करता है। तो पहला उसको ज्ञान मिलता है, अपने वातावरण को देखता है और ये उसकी लर्निंग, वो बड़े गौर से चीज़ों को देखेगा, ध्यान से लोगों की बातों को सुनेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और उसको तमाम सारी लर्निंग मिलती चलती है। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे लोगों से बातें करनी है, क्या बातें करनी है, किस चीज़ का वस्तुओं का नाम सीखता है, ये गाय है, ये पेड़ है। इस तरीके से धीरे 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 उसकी बिल्डिंग होती है और वो व्यक्ति बड़ा होता है। तो हम देखते हैं कि उसका परिवार, और जिस परिवार में है उस परिवार की संस्कृति, उस परिवार के संस्कार उसके अंदर समाते जाते हैं। फिर उसका एक खुद का भी व्यक्तित्व होता है और खुद का जो व्यक्तित्व होता है वो उसका अंदरूनी है, यानी कि उसकी बायोलॉजिकल बनावट है। तो उसका व्यवहार दो तरह से हम देख रहे हैं कि तय हो रहा है। एक तो जो उसकी खुद की अपनी मनोवृत्ति है, उसका खुद का जो अपनी बनावट है और जो बाहरी वातावरण से वो ग्रहण कर रहा है, ये दो चीज़ें उसके व्यवहार को तय कर रही हैं। कुछ और भी चीज़ें जुड़ती हैं। तो एक व्यक्ति के तौर पे जब एक बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे एक व्यक्ति के तौर पे खड़ा होता है, तो कई सारे कारक उसके व्यवहार को तय करते हैं, जिनकी अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जैविक कारक होते हैं। जैविक कारक जिनकी हम बात कर रहे थे कि जैसे हमारे आसपास का वातावरण, हमारी प्रकृति और हमारा जो पालन पोषण हो रहा है, ये हमारे व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। हमारी प्रकृति से संबंध है, हमारा जो जैविक, जो बायोलॉजिकल बिहेवियर है। बायोलॉजिकल बिहेवियर से मतलब कुछ हमारे पास आनुवांशिक चीज़ें हैं जो हमें जीनियोलॉजी इफेक्ट से मिलती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। वैज्ञानिक रूप से अब ये साबित किया जा चुका है कि मनुष्य का क्रमिक विकास हुआ है, जो उसको पीढ़ियों दर पीढ़ियों से आगे वो ट्रांसफ़र होता रहता है। वो उसके जीन्स में आ जाती हैं चीज़ें। तो जो उसकी डीएनए में, जो उसकी जीन्स में, जो उसके जैविक जैविक कारक हैं, जो उसकी बायोलॉजिकल बनावट के अनुरूप हैं, उसका मन, उसके शरीर की रचना, ये उसकी अपनी सोच को निर्धारित करते हैं। किसी व्यक्ति की लंबाई कैसी होगी, कोई व्यक्ति कितना कमज़ोर होगा, मजबूत होगा, इस तरह की बहुत सारी उसकी जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो ट्रांसफ़र होती है और वो जीनियोलॉजी इफ़ेक्ट होती है, आनुवांशिक चीज़ें होती हैं, जो उसके अंदर इनबिल्ट हैं। उन चीज़ों को लेकर के व्यक्ति बड़ा होता है और उसके बाद दूसरी जो चीज़ें हैं कि उनका पालन पोषण कैसा हुआ है, उनको किस तरह का वातावरण मिला है, उनको सकारात्मक वातावरण में उनका विकास हुआ है या नकारात्मक वातावरण में उनका विकास हुआ है। माता पिता, कई बार बहुत सारे लोगों के मित्रगण बहुत होते हैं, ज़्यादातर समय उनका अपने मित्रों के साथ बीतता है, तो वो वहाँ से व्यवहार ग्रहण करते हैं। बहुत सारे लोग बचपन से काफ़ी लंबे समय तक अपने माँ-बाप के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या अलग-अलग लोगों के साथ मिलते हैं, वो उनका भी व्यवहार ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से दो तरफ से बिहेवियर को संचालित करने वाली चीज़ें व्यक्ति को मिलती हैं। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर है, वो है योग्यता। योग्यता का अर्थ है कि व्यक्ति का मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से वो कितना क्षमतावान है। मानसिक रूप से क्षमतावान होने का अर्थ है कि उसने क्या पढ़ाई पढ़ी, कितना समझा, कितना जाना, कितना उसने प्रतिभाग किया, कितनी उसकी लर्निंग हुई, मेंटली वो कितना स्ट्रांग है या कितना कमज़ोर।
और शारीरिक क्षमता का अर्थ है कि उसका पालन पोषण कैसा हुआ, उसका उसको न्यूट्रिशन मिला कि नहीं मिला, उसने व्यायाम किया कि नहीं किया, या वो किस तरह के वातावरण में रहा, तो उसकी शारीरिक क्षमता कैसी है, ये दोनों मिला करके उसकी योग्यता बनती है। अलग अलग लोग अलग अलग परिस्थितियों में बड़े होते हैं, तो उनका मानसिक योग्यता और उनकी शारीरिक योग्यता कहीं न कहीं उनके व्यवहार को प्रभावित करती है और उनका व्यवहार उससे सुनिश्चित होता है। इसके बाद जो तीसरा फैक्टर है, जो तीसरा कारक है व्यक्ति के व्यवहार को निश्चित करने के लिए, उसको तय करने के लिए, व्यक्ति के व्यवहार का निर्माण करने के लिए, वो है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी। व्यक्तित्व जो शब्द है वो लैटिन शब्द से बना है, पर्सोना से लिया गया है, और इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति का एक आवरण, वो उसका व्यक्तित्व का निर्धारित करती है। व्यक्तित्व की जब बात आती है, पर्सनालिटी की बात आती है, तो हम सबके मन में एक अलग तरह की कल्पना आती है। हमें लगता है कि व्यक्तित्व का मतलब कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो खूब रोबदार है, बहुत ज़्यादा आकर्षक है, देखने में बहुत हैंडसम लगता है, गुड लुकिंग लगता है। क्या व्यक्तित्व उसी का व्यक्तित्व हम मानते हैं, बाकियों का हम व्यक्तित्व नहीं मानते, जो एक सामान्य हमारी धारणा है व्यक्तित्व को लेकर। लेकिन क्या आपने देखा कभी महात्मा गांधी के पहनावे उड़ावे को देखा, उनकी शारीरिक रचना को देखा, लेकिन वो कितने ज़्यादा प्रभावशाली थे एक व्यक्ति के तौर पर। ब्रिटिश हुकूमत को चुनौतियां देने वाला व्यक्ति, इतना दुबला पतला सा व्यक्ति दिखने में, जो कि बहुत ज़्यादा आपको रौबदार, बहुत ज़्यादा हैवी पर्सनालिटी जिसे आप कहते हैं, नहीं दिखते, लेकिन जो उनकी इनबिल्ट चीज़ें थी, जो अंदरूनी चीज़ें थी, जो उनका विश्वास था, जो उनकी लर्निंग थी, जो उनका मानसिक स्तर था, जो कॉन्फिडेंस था, जो नॉलेज थी, जो सोच थी, समझ थी, वो उनको महान बनाती है। तो व्यक्तित्व में ये जरूरी नहीं है कि पर्सनालिटी की जब हम बात करें तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ही आकर्षक हो या बहुत तड़क भड़क वाला व्यक्ति हो। व्यक्तित्व की संकल्पना एक आम आदमी, हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व से लेकर, जितने भी तरह के लोग हैं, जितने तरह के व्यक्ति हैं, उतने तरह के व्यक्तित्व होते हैं। पहले तो मोटी मोटी बात ये समझ लीजिए। तो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने में जो कारक हैं, उसमें जैविक कारक हैं, योग्यता है और व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व अलग अलग तरह से होते हैं। व्यक्तित्व के कई लक्षण होते हैं। व्यक्तित्व के लक्षण अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि एक लक्षण है बहिर्मुखी लक्षण। व्यक्तित्व के लक्षणों को व्यक्तित्व के लक्षणों से परिभाषित किया गया है, और व्यक्तित्व में अनेकों लक्षण होते हैं, कई सारे लक्षण। कि जैसे कोई व्यक्ति संकोची है, या जैसे कोई व्यक्ति खुले दिमाग का है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत बातूनी है, कोई व्यक्ति बंद प्रकृति का है, अपने आप में रहता है, कोई व्यक्ति अपने आप में नहीं रहता, वो कई लोगों से लगातार बातें करता है, या कोई व्यक्ति थोड़ा अपने आप में रहता है, थोड़ा लोगों में रहता है। इस तरह के न जाने कितने व्यक्तिगत व्यक्तित्व के लक्षण आपको मिलेंगे, आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे। लेकिन संगठन में देखा गया है कि व्यक्ति के बहुत सारे लक्षणों को समझने की आवश्यकता नहीं है जो उनके व्यवहार को निर्धारित करते हैं। संगठन में प्रायः यह देखा गया कि 5 ऐसे लक्षण हैं जिनको बिग 5 कहा जाता है। ये व्यक्तित्व के लक्षण हैं जो कि ध्यान केंद्रित किया जा सकता है जिस पे, और उन पे रिसर्च की जा सकती है, और उनमें बदलाव ला करके या उनके अनुरूप काम करके संगठनात्मक व्यवहार को अच्छी स्थिति में लाया जा सकता है, उत्पादक स्थिति में लाया जा सकता है, प्रभावकारी स्थिति में लाया जा सकता है। तो जो टॉप 5 लक्षण बताए गए हैं व्यक्तित्व के, उसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बहिर्मुखी होने का। बहिर्मुखी लक्षण
एक्सट्रोवर्जन, बहिर्मुखी होना, एक्सट्रोवर्ट होना, ये लक्षण ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्साही होते हैं, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट होते हैं और अपने आसपास के लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, लोगों से घिरा रहना पसंद करते हैं, वो अकेले रहना पसंद नहीं करते। उनको खुशी तभी मिलेगी जब कई सारे लोग उनके चारों ओर हों और वो अपने बहुत ही हाई लेवल पे उनसे अटैच होते हैं और एक समूह में जाना अच्छा लगता है उनको, भीड़ में जाना अच्छा लगता है और एकांत में अकेले रहना उनको अच्छा नहीं लगता। तो व्यक्तित्व का एक ही लक्षण है बहिर्मुखी होना। ऐसे लोगों को का जो व्यवहार है उसको समझते हुए संगठन में ऐसे लोग नेतृत्व करने की क्षमता में ज़्यादा होते हैं। उनको लोगों से मिलना जुलना पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है, ज़्यादा समझाना पसंद है। तो ऐसे लोगों को टीम लीडर या प्रबंधक या और अच्छे ऐसे कार्य दिए जाएं तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। बहिर्मुखी जो लोग होते हैं उनके विपरीत अंतर्मुखी लोग होते हैं। अंतर्मुखी लोग अपने आप में रहते हैं, एकांत में रहना पसंद रहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके सामने ज़्यादा बोलिए नहीं, आप ज़्यादा चुप रहिए, वो उनको अच्छा लगेगा क्योंकि उनकी खुद की प्रकृति चुप होती है। बाहर की जो दुनिया है उससे उनका इंटरैक्शन बहुत कम होता है, अपने अंदर उनका इंटरैक्शन चलता रहता है, यानी कि जो उनकी इंट्रापर्सनल थिंकिंग है वो लगातार चलती रहती है। तो बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा बहुमुखी होते हैं। तो और कुछ लोग दोनों के लक्षण रखते हैं, अंतर्मुखी और बहुमुखी का थोड़ा थोड़ा लक्षण रखते हैं। तो आपने देखा कि बहिर्मुखी होने का जो लक्षण है वो व्यक्तित्व का लक्षण है और ये लोगों को लीडरशिप की ओर ले जाता है। दूसरा जो व्यक्तित्व का लक्षण है वो है इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक स्थिरता। बहुत से लोग अपने आसपास के जो कारक हैं उनमें हो रहे बदलावों के प्रति आसानी से रिएक्शन नहीं देते, बहुत इजीली उनको चीज़ें स्ट्रेस में नहीं लाती हैं। उनके मन का हो रहा हो या मन का नहीं भी हो रहा हो तो उनके अंदर भावनात्मक परिवर्तन बहुत स्लो स्पीड से दिखाई देता है। तो ऐसे लोगों के अंदर दबाव को झेलने की शक्ति, सहन शक्ति बहुत होती है। ऐसे लोगों में धैर्य बहुत होता है और ये लोग किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियों में या वातावरण में आसानी से विचलित नहीं होते हैं। चाहे वो उनका वर्क प्लेस हो, चाहे कोई और जगह हो, वो बात-बात पे विरोध नहीं प्रकट करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं, बहुत सी मामूली सी बात पर क्रोध करने लगते हैं, संताप करने लगते हैं, शिकायतें करने लगते हैं। किंतु जिन लोगों में इमोशनल स्टेबिलिटी होती है वो ऐसा बिहेवियर कतई नहीं करते हैं और ये लोग ऐसी जिम्मेदारियों के लिए अनुकूल होते हैं जहाँ पे काफ़ी जिन कार्यों की आलोचना होती हो, अनेकों विचारधाराओं का टकराव होता हो, मूल्यांकन में या गुणवत्ता में नियंत्रण के कार्यों के लिए ऐसे लोग बहुत उपयोगी होती हैं। ऐसे लोगों का जो व्यक्तिगत लक्षण है वो संगठन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसके बाद जो लक्षण है व्यक्तित्व के वो है स्वीकार्यता, एग्रीबलनेस। स्वीकार्यता का अर्थ है कि हम चीज़ों को जो जैसी हैं बहुत विरोध ना करते हुए मान लें, स्वीकार कर लें, उनको अपने आप में समाहित कर लें। इस प्रकृति के जो लोग होते हैं वो अन्य लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और लोगों के अस्तित्व को स्वीकारते हैं, उनसे उनको दिक्कत नहीं होती। वो अगर उनके साथ कोई दूसरा कर्मचारी है या वो चला गया, कोई नया कर्मचारी आया तो बड़े आसानी से अपने टीम में उसका वेलकम करेंगे, उसको इजीली एडजस्ट कर लेंगे, उसका सहयोग करना शुरू कर देंगे। ऐसे लोग संगठन के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं क्योंकि संगठन में ऐसे परिवर्तन आते हैं जहाँ पे टफनेस ना क्रिएट करें। जो लोग टफनेस क्रिएट करते हैं उन वो संगठन में कहीं ना कहीं दिक्कत करते हैं। संगठन चूंकि
लोगों का समूह है, इसलिए लोगों का एक दूसरे के प्रति स्वीकार्यता होना बहुत जरूरी है। ये मौलिक बात है और ये सबसे ज्यादा यूं कहें कि प्राइमरी फैक्टर है कि लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और लोग एक दूसरे को स्वीकार ना करें, एक दूसरे पे शंका जाहिर करें, तो ऐसा करते हुए संगठन का जो व्यवहार है उसमें प्रतिकूलता आती है। बेहतर स्थिति क्या है? लोग एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करें, एक दूसरे के लिए स्पेस रखें, एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे का सहानुभूति पूर्वक बातचीत करें, सहानुभूति पूर्वक आचरण रखें। तो इससे विश्वास बढ़ता है, लोगों का कोऑर्डिनेशन बढ़ता है और कहीं न कहीं ये संगठन के कार्य को बढ़ावा देता है, संगठन की जो उत्पादकता है उसको बढ़ावा देता है। तो ऐसा करने से संगठन में आप देख रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रांग रिलेशंस डेवलप होते हैं और संगठन के लोग एक दूसरे से उनकी बॉन्डिंग होती है और वो काम को एक अच्छे विश्वास के साथ कार्य करते हैं और एज अ रिजल्ट, एज अ होल, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही बेहतर स्थिति में आता है। इसके बाद जो अगला लक्षण है व्यक्तित्व का, वो है कर्तव्य निष्ठता। ये शब्द मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए नया नहीं है। कर्तव्य निष्ठा अपने जो दायित्व है, अपना जो कर्तव्य है उसके प्रति ईमानदार रहना, उसके प्रति जागरूक रहना, उसके प्रति सेल्फ डिसिप्लिन होकर के, डिवोटेड होकर के उन कार्यों को अंजाम देना और रास्ते से भटकना नहीं, सावधानी मेंटेन करना, अवेयर रहना। और ये सारी बातों का हम नियोजन करते हुए जब हम अपने काम को करते हैं तो हम कर्तव्यनिष्ठ कहे जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो नेचुरली उनके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, उनको कहीं से ये बातें अलग से सिखाने की नहीं ज़रूरत होती। सेना में हम देखते हैं कि अलग अलग रेजिमेंट्स बने हुए हैं, तो जो रेजिमेंट्स में लोग होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो अपने रेजिमेंट के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होते हैं कि हमारी रेजिमेंट का ये ट्रेडिशन है, हमें इसको फॉलो करना है और डिटर्मिनेशन के साथ हमें इसमें लगे रहना है। तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा उत्साह से भरे होते हैं और जो भी परिणाम निकलते हैं उसे वो उसमें अगर कोई कमी है तो उसको स्वीकार करते हैं कि ये कमी है और हम इसको और बेहतर ढंग से करेंगे। जब तक उनको अच्छा मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक वो लगे रहते हैं और ऐसे लोग जो हैं शॉर्ट टर्म में भी संगठन को बेनिफिट देने में सक्सेसफुल होते हैं। तो कर्तव्य निष्ठता एक लक्षण है व्यक्तित्व का। इसके बाद एक दूसरा जो लक्षण है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है अनुभव का खुलापन। अनुभव का खुलापन। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नई चीज़ों को स्वीकार करते हैं और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नई चीज़ें, मॉडर्न चीज़ें आ रही हैं, वो उतनी जल्दी उसको स्वीकार नहीं करते। तो जो लोग नई चीज़ों को, नए वातावरण को, नई खोज को, नए चलन को सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, वो ओपननेस उनकी देखी जाती है। तो खुलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होने चाहिए और खुलेपन को हमेशा संगठन में अच्छा माना गया है। विभिन्न कार्यों के लिए जो खुलापन है वो अलग अलग हो सकते हैं और लेकिन कई बार खुलापन उतना एक रिजिडिटी भी देता है, खुलापन उतना जरूरी नहीं होता है। ये निर्भर करता है कि जो भी व्यक्ति जिस कार्य में है वो किस तरीके का, उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है। जैसे एक सैनिक के लिए, एक पुलिस कांस्टेबल के लिए ऐसा होना अच्छा नहीं हो सकता। फिर भी खुलापन लोगों को परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है, परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है और कहीं न कहीं इसका लाभ संगठन को मिलता है। तो व्यक्तित्व के बारे में हमने देखा कि व्यक्तित्व या योग्यता या जैविक कारक लोगों के व्यवहार को निर्धारित करने में मदद करते हैं, या ये कहिए कि वो प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं
कि लोगों का बिहेवियर कैसा हो। लोगों का बिहेवियर कैसा हो, एक अन्य तथ्य भी है जो उनको तय करता है, वो है परसेप्शन। परसेप्शन यानी कि उसको हम अवबोधन कर सकते हैं, धारणा कह सकते हैं। अवबोधन आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हम अपने वातावरण में बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, बहुत सारे स्टिमुलीज देखते हैं, बहुत सारे उत्तेजक देखते हैं। उत्तेजक मतलब हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को, हमारे मन को, हमारे विश्वास को, उस पर असर डालने वाली चीजें। वातावरण में जो कुछ भी हो रहा है वो हम पर, एक मनुष्य पर असर डालता है। तो वातावरण में हो रही चीजें मनुष्य पर असर डालती हैं। मनुष्य कैसे किन चीजों को ग्रास्प करता है, और ग्रास्प करते समय फिर वो उस पर रिएक्ट कैसे करता है, ये उसका परसेप्शन है। हम चीजों को, बदलावों को, नई नई जानकारियों को, नई नई सूचनाओं को, नए नए परिवर्तनों को जो कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे वातावरण में होते हैं, हम उनको किस तरह से ग्रास्प करते हैं। ग्रास्प करने के बाद हम उसका जो अवलोकन किस तरह से अपने अंतर मन में करते हैं, और फिर एक राय बनाते हैं, और उस राय बनाने के बाद हम कैसे फिर रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, ये एक अवबोधन का तरीका है। जैसे कई बार हम ये मान लें कि अमुक कर्मचारी बहुत ही अच्छा है, तो ये हमने मान लिया, भले ही वो अच्छा हो चाहे ना हो सकता है हमारा ये मानना गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, या कुछ अन्य भी हो सकता है। तो परसेप्शन जो हम बनाते हैं, तमाम जगहों से, वातावरण से सीखते हैं और फिर अपनी एक प्रतिक्रिया देते हैं, तो हमारे मन में एक विचार स्थिर होता चला जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में हमारी कोई परसेप्शन हो सकती है, वो अच्छा है, बुरा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ही सक्षम है, ऐसा हम कोई धारणा किसी व्यक्ति को देख करके बना सकते हैं। हो सकता है हम उसके व्यवहार को देख करके ये धारणा बना रहे हो सकता है हम उसकी पोशाक को देख करके धारणा बना रहे हों। तो कई तरीके से हम धारणा बनाते हैं, और कई तरीके से हम एक संकल्पना दिमाग में बनाते हैं, और फिर हम उसी के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन जो धारणा बनती है या जो अवबोधन होता है मन मस्तिष्क में, वो उसका एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में 5 उपक्रियाएं आती हैं। अवबोधन होने की 5 उपक्रियाएं हैं। पहला, उत्तेजक स्थिति। दूसरा है पंजीकरण। तीसरा है व्याख्या। चौथा है पुनर्निवेशन। और पांचवा है प्रतिक्रिया। उत्तेजन का अर्थ है रिसीव करना। हम किसी भी घटना को, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी चेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं, पहले रिसीव करते हैं। एक मैसेज को अपने वातावरण से रिसीव करते हैं। जैसे कोई हरे रंग की कमीज पहन करके हमारे सामने से गया और वो कभी नहीं पहनता है, तो ये एक उत्तेजन है। ये जो पहला विचार हमारे मन में उसके इस व्यवहार से आया, ये उत्तेजन है कि हरे रंग की कमीज उसने क्यों पहनी। तो एक विचार हमारे अंदर आया। विचार आने के बाद फिर हम उसको दर्ज करते हैं, उस पर अपना उसको एक नोटिस करते हैं। नोटिस करने के बाद फिर हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं कि ऐसा उसने क्यों किया होगा। फिर हम उसको पुनर्निवेश करते हैं, फिर चेकिंग करते हैं क्या वो रोज ऐसा करता है, नहीं। फिर हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि ये हरा रंग इसको अच्छा लगता है। तो आज हम लोगों ने संगठनात्मक व्यवहार और व्यक्तिगत व्यवहार को समझा। व्यक्तिगत व्यवहार संगठनात्मक व्यवहार को किस तरह से प्रभावित करता है, इसको समझा। व्यक्तिगत व्यवहार कैसे तय होता है, इसको भी जाना। और व्यक्तिगत व्यवहार को जो परसेप्शन है वो कैसे बनती है, वो किस तरह से प्रभावित करती है, ये हमने जाना। व्यक्तिगत व्यवहार को
सुनिश्चित करते हुए हम संगठनात्मक व्यवहार में बेहतरी ला करके संगठन के लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त करने की और सफलतापूर्वक प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। ये आज के अध्ययन का विषय रहा। धन्यवाद।